वो भी नहीं निकाल रहे, और एजेंसीज के ज़रिए उनको मंशात की तरफ राग़िब कर रहे, ताकि ये कश्मीरी नौजवान दिन ब दिन जलील हो जाए, कश्मीरी जलील हो जाए, कश्मीर में इकनॉमिक क्राइसिस हो, कश्मीरी भीख मांगना चाहे। ये इस प्रेजेंट अफसर शाही का एक मैनिफेस्टो है। न्यूज़ नेटवर्क व SB न्यूज़ आपके सामने आज सियासत के मैदान से तीसरा एडिशन पेश कर रही है। हमारे आज के जो सियासी खिलाड़ी हैं मोहताज तारुफ नहीं हैं, अपनी तालीम के दौरान अपना नाम कमाया है, कॉलेज में लीडर रहे हैं, स्टूडेंटों के यूनियन लीडर रहे हैं, बहुत काम किया है, और सियासत के मैदान में भी कुछ कम नहीं है। दरअसल जहाँ तक देखा जाएगा उनका जो घरेलू माहौल है वो खुशगवार और शानदार माहौल है। उसने उसी माहौल में जन्म लिया है। उनके क़िबला मोहतरम इलाके के मौजूद शख्सियत में शामिल हैं, इसमें दो राय है नहीं। जब इस घराने से कोई बच्चा हमारे सामने आएगा, फिर वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, फिर वो ऐवान व महफिलों में जाएगा, सीधी सी बात है कि वो ज़रूर कौम के लिए कुछ न कुछ करेगा। इन्होंने सियासत के मैदान में बशर्ते MLC रियासती, जब हमारी रियासत बनी थी वो हमारे MLC रहे हैं, और आजकल चूँकि रियासत है नहीं, यूनियन टेरिटरी हैं, तो आजकल वो हल्के इंतखाब खान साहब के कॉन्स्टिट्यूंस के इंचार्ज हैं, और साथ ही साथ इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इंचार्ज होने के साथ साथ उनको इलेक्शन भी लड़ना है। और तंजीम है जो कि जम्मू कश्मीर की पहली तंजीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका नारा है, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। तो आइए आज हम साबुद्दीन भट्ट साहब से मिलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं अपने कौम के लिए, उनका सियासी मकसद क्या है, और अगर वो इस वक्त सियासी मैदान में आगे हैं और बहुत आगे है, क्या उनको लोगों के साथ क्या तवक्का है और लोगों को उनके साथ क्या तवक्का है। हम साबुद्दीन भट्ट साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल के साथियों का कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ इंसान का इंतखाब किया। यूँ तो मैं शोहरत का कायल नहीं हूँ, मगर अब चूँकि आजकल के दौर में, साइंसी दौर में, जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन गैप होती है, लोगों तक तारुफ पहुँचना इस वक्त मुश्किल है अगर आप जैसी चैनलें और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करें। मेरा क्या मिशन है, मेरी पार्टी का क्या मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाने में आप जैसी चैनलों का, बंदों का अहम रोल है, तो उसके लिए शुक्रिया। हाँ भट्ट साहब, देखिए मैंने पहले अर्ज़ किया कि कॉलेज में आपने अपना नाम कमाया और बशीत यूनियन लीडर वहाँ काम किया, बहुत सारा काम किया है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी आपने। तो आपका क्या ख्याल आ गया फिर सियासत में आने का? यूँ तो मैं SP कॉलेज में गाँव का एक लड़का जो वहाँ 10,000 15,000 बच्चे पढ़ते थे, और 15,000 बच्चों ने प्रेसिडेंट बनाया मुझे वहाँ। ये भी फ़ख्र की बात है, एक एक गाँव से फ़ख्र आए की हुए। बात है, एक गांव से, दूर दराज गाँव का एक लड़का SP कॉलेज में आके पढ़ के फिर वहाँ प्रेसिडेंट बनना, ये छोटी बात नहीं है। तो उसी टाइम से मुझे खिदमत खल्क़ का शौक़ और स्टूडेंटों की प्रॉब्लम्स, शुरुआत मैंने की स्टूडेंटों की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ प्रिंसिपल तक पहले महदूद होता था, फिर गवर्नमेंट तक महदूद था, और इसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटी में भी मैं मतलब प्रेसिडेंट बन गया। यूनिवर्सिटी में भी जब लॉ कर रहा था, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक इज़्ज़त दी स्टूडेंटों ने, यूनिवर्सिटी स्टाफ ने। तो उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं फिर
पॉलिटिक्स में आया और बिज़नेस कर रहा था। बिज़नेस शुरू करते ही मैंने सोचा कि जो मुझे लोगों की खदमत करने का, जो मैं पहले स्टूडेंटों के मसले मसाइल हल करता था, अब मैं अपने इलाके के और कश्मीर के लोगों के मसले हल करूं। तो इसमें एक दौर आया, पहले पहले मेरा दौर जेल भी रहा और बहुत कुछ कश्मीर पॉलिटिक्स के साथ इंटरेस्ट रह के कश्मीरी तहरीक को आगे बढ़ाने में जेल भी रहा, काम करता रहा। तो उसके बाद मैं इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आया, सिर्फ ये देखकर, सिर्फ ये समझकर कि लोगों की खदमत करूं। देखिए, जज्बे ईसार, अगर इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो तो ज़रूरी समझना चाहिए कि इंसान ज़िंदा है। अंदर से आपका जो ज़मीर है, इसे साफ ज़ाहिर होता है जब अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंटों के साथ, जो आपके हमसफ़र थे, आपके क्लासमेट थे, उनके जो मसले मसाइल थे, आप वाइस चांसलर साहब के यहाँ भेजते थे, आप वहाँ प्रिंसिपल साहब के साथ डिस्कस करते थे। इसका मतलब है कि अज़ल से ही आपके दिल में खदमत खलक का शौक़ था। अगर इंसान देखी जाए तो सबसे पहला मामला है खदमत खलक। जब किसी को कुछ न करना हो, अपना नाम कमाना हो या किसी का मदद करना हो, तो उसको चाहिए खदमत खलक। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने फिर सियासत में आकर खदमत खलक शुरू की। तो आप जिस रास्ते पर इस वक्त हैं, जो आपका जो आपकी तंजीम है, तो आपकी क्या राय है? हम आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं? देखिए, एक्चुअली ये खिदमत खलक का मसला है वो सियासत का मसला है। ये हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है। उन्होंने या हर किसी पैगंबर का, जो भी पैगंबर आज तक आए हैं, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा, जितने भी आए हैं, तो उन सब का यही मकसद था कि लोगों की खदमत करना, लोगों के मसले मसाइल हल करना, लोगों को अल्लाह ताला का सही रास्ता दिखाना। तो जो ये सियासी इंसान है, ये भी समझो इसको वरासतन ये मिला है। सही बात है कि हमें अपने मज़हब से मिला है। ये चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई अवतार हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी राहिब हो, क्रिश्चियनों का हो, सरदारों का हो, हिंदू का हो, मुसलमानों का हो, कोई भी ये नहीं कहता है कि दुनिया में आप अमन बिगाड़ो, दुनिया में आप किसी को तकलीफ दो। हर कोई यह कहता है कि सही रास्ता वो है जो अल्लाह के अहकाम पर चले। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मतलब देखिए भट्ट साहब, जो बिजनेस की बात आई, उस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह आप आगे हैं, उसमें भी आप पीछे नहीं हैं। लेकिन बस एक लॉ स्टूडेंट और बस एक रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 2019 में कश्मीरियों के दिलों पर छुरी लगाई गई, यानी 370 का मामला हुआ, इसको ख़त्म किया गया, रियासत को ख़त्म किया गया। मसला है बस लॉ, आप लॉ जानने वाले हैं, एडवोकेट हैं, और साथ में आप लीडर हैं, रहनुमा हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आपने इसकी, आपकी पार्टी और आपने इसमें क्या सोचा है? देखिए, मैं इस बारे में आपको, अगर इस पर बातें करते रहेंगे तो महीनों, हाँ सालों साल लगेंगे। ये कश्मीरी को अभी समझ में पूरा नहीं आ रहा है कि हमें क्या हुआ। ये वो मतलब एक जिस तरह से एक इसको क्या भेड़ों को वो काटता है, कसाई अलग अलग एक एक करके उसके हिस्से करता है, रान अलग, गर्दन अलग, जिस्म के हर टुकड़े। तो उससे बदतर किया इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को, उससे बदतर किया, उससे अबतर किया।
اب جو آپ دفعہ 370 کی بات کر رہے ہیں، جو آپ اس کو اگست کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹیمپرری فیز ہے. میرا یقین ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم ان کو وہاں سے ہی ہمیں کشمیریوں کو منانے کے لیے یہ ہاتھ پیر پکڑیں گے کہ آپ 370 کے ساتھ کیا اور واپس لینا چاہتے ہو، ہم وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. کیا That means آپ اس پر 53. پورا یقین رکھتے ہو؟ ہاں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. یہ امتحان ہے. ارے کون ہے وہ؟ اچھا، آپ وہ 2.5 دن کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، نو ڈاؤٹ وہ ایک کارڈر تھا ان کا پیچھے سے، RSS کا کارڈر، وہی اس وقت BJP کی فارم میں آئے ہیں. وہ اپنی تھیوری انہوں نے رکھی، ہم 370 ہٹائیں گے. ان کا ایک مینیفیسٹو تھا. ان کے مینیفیسٹو کو بزور تلوار، بزور حکومت ختم کرنے سے یہ ختم نہیں ہوگا. نہ یہ آپ تک ہے، نہ میرے تک ہے، نہ ان تک ہے. یہ دیکھ لیجئے آپ 31 سے کشمیر میں کتنی پالیسیز چینج ہوئی، بہت ساری کتنے ہمارے شہر کشمیر کا ویژن. میں بولوں گا، میں ایک مانا ہوا یہ تھا آزادی کا، مطلب شروعات میں نے کی ہے، میرے ذہن میں تھا آزادی آزادی آزادی. تو اس میں بہت آگے رہ چکا ہوں، جیل بھی کھا چکا ہوں. آلریڈی میں نے آپ کو کہا میں بھی شہر کشمیر کے اگینسٹ تھا، میرے ذہن میں کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں. اس کے بعد بھی یہ تھا کہ شاید شہر کشمیر نے غلط کیا ہے. میں ٹو بی فرینک، میں بھی اس پالیسی جو اس نے یہ ویژن دیا تھا. مگر آج یہ نہیں کہ میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہوں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میں شہر کشمیر کی تعریف کر رہا ہوں. نہیں، حالاتوں نے پروو کیا، ٹائم نے پروو کیا کہ جو اس کا ویژن ہے، جس کو ابھی سیکنڈ کیا چیف جسٹس آف انڈیا نے، کہ ان کا ویژن تھا. تو ہمیں بھی اب سمجھ آ گیا. دپان کشمیری میں کہتا ہوں، بد سند بت ننا، یہ نیک سند نیکی چھ ننا ییلہِ بد بت آئی. تو جو شہر کشمیر کے ساتھ انہوں نے 53 سے کیا، اس کو پہلے پرائم منسٹر بنایا. اس کا ویژن اچھا تھا. وہ کہتا تھا پاکستان بھی یہاں انویسٹ کرے، ہندوستان بھی انویسٹ کرے، کشمیر مظفر آباد ایک، یہ پاکستان بھی جائے کاروبار کرے، ہندوستان بھی جائے. تو اس سے بڑھیا کیا ویژن؟ آپ کے کرناٹکا، آپ کے کلکتہ ممتا بنرجی ووٹ لے رہی ہے صرف اسی بات پر. وہ ووٹ کیا، وہ بنا رہے ہیں ساؤتھ تامل ناڈو، وہ بنا رہے ہیں اپنی سٹیٹوں کو، بہت آگے بڑھایا انہوں نے اپنی سٹیٹوں کو صرف اسی ویژن پر جو ویژن ہماری شہر کشمیر نے دیا. دیکھیے جناب، آپ کے جو قائدین ہیں، تو اس ویژن کو دھوکہ ملا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے ٹائملی. تو آج بھی ایک دھوکہ دے دیا انہوں نے. 4-5 سال یہ آوارہ گردی رہی، یہ ان کی یہ وکاس، یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ تو گراؤنڈ لیول پر کچھ ہے نہیں، نہ کیا، نہ پولیٹیکلی دیکھیں، کشمیری لوگوں کا نعرہ رہا ہے چون عزت میون عزت 370. یہ کشمیری لوگوں کا نعرہ رہا ہے اور نعرہ ہے بھی. آپ کے قائدین اس وقت دہلی میں ہیں کیونکہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. کیا وہ مطمئن ہیں، جیسے آپ نے بڑی ہمت سے کہا کہ انشاءاللہ یہ ایک دن پھر واپس آئے گا اور وہی لوگ ہمیں کہیں گے لے جاؤ؟ کیا آپ یہ مطمئن ہیں کہ جو آپ کے قائدین وہاں پر ہیں وہ بھی مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا؟ مطمئن نہیں، مطمئن کے ساتھ ایکشن بھی ہونی چاہیے. جو لیڈر کل تک کہہ رہے تھے سب، BJP کے LI ہو یا BJP کہہ رہی تھی نیشنل کانفرنس اور PDP یہ گپکار الائنس، نام دیتے ہیں گپکار گینگ، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں یہ. تو وہ جی اس وقت ووٹوں کی سیاست کر رہے ہیں، کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں ہم 370 بھی واپس لائیں گے اور سٹیٹ بھی واپس لائیں گے. تو جب یہاں سے ہمارے لیڈر، خاص کر عمر اللہ صاحب، میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو اس لیے کہ جو اس کو اندر ہے وہ باہر ہے. اور
जो उसने कहा स्टार्ट से, फारूक साहब ने स्टार्ट से कहा कि हम इसको कोर्ट के ज़रिए फाइट करेंगे, तो उस टाइम सब बोलते थे अरे ये सारा कोर्ट इनके हाथ में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, कौन कोर्ट सुनेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। मगर इनकी एक्शन, वकील 2 चेंज किए, कपिल सिब्बल को भी लाया और एक को भी लाया, वो हो गई एक्शन, वो हो गई मेहनत। कोर्ट कपिल सिब्बल और दूसरे वकील भी लाए और कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। सुबह के 8 बजे पहुंचे उमर साहब सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जगह भी नहीं थी, पहले वो खड़े रहे। ये उसकी मेहनतों का काविश है कि चीफ जस्टिस ने सबों को, बाकी जजों को उधरी हेयरिंग के लिए रख के कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। फारूक साहब खुद गए कोर्ट में। तो अब क्या है, वो दूसरी पार्टियां और अलाइड पार्टियां, उन्होंने भी किया। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा वो किया, तो हम पीछे रह गए, हमें लोग कहेंगे आप झूठ कह रहे थे, तो उन्होंने भी एक एक वकील कर दिया, बोला हम भी इसके साथ हैं। यानी हर कोई अपनी लेवल पर कोशिश करता, पहला कदम उठाया लेवल नहीं, उन्होंने अब टांग अटकाई इसमें। अच्छा। ताकि ये है हमारा नाम भी आएगा एजेंट, ताकि हमारा नाम भी रहे, कहीं हम कश्मीरी को असलियत पता न चले। जो वो परख कर रहा है इस वक्त कश्मीरी कौन है, हमारा कश्मीरियों का कौन है, बाहर का कौन है, दिल्ली वालों का, तो कहीं हम उसमें एक्सपोज मत हो जाए। तो उन्होंने ये किया। ये तो दूसरी बात यकीन है मुझे, ये मेरा पर्सनल मानना है कि, और पार्टी का भी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम इसको लड़ेंगे, चाहे अगर ये इन्होंने कभी इलेक्शन किए, क्योंकि इनको तो वहम है ये जम्मू से हाथ धो बैठे हैं नहीं, तो आप ये उस वहम से इलेक्शन ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं करेंगे म्यूनिसिपल और इसके टाउन एरिया की, वहाँ से ये असेसमेंट देख के फिर करेंगे पंचायत और ये खाएंगे, उसके साथ भी 5-6 महीने, इसके साथ भी तब तक निकलेगा इनको ये टाइम दे आर गेनिंग टाइम, और लोगों को धोखा, विकास जो कि विकास इतना, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन भी लड़ेंगे अगर इलेक्शन हुए, हमारी मेजॉरिटी होगी। जम्मू के लोग इस वक्त आप हैरान हो जाएंगे, मैं भी लास्ट 1 महीना पहले जम्मू था, जम्मू के लोग आजकल धरने निकल रहे हैं जम्मू में, आजकल कश्मीर में उतने नहीं निकल रहे, चाहे मीटर हो बिजली का, चाहे लोगों के रोजगार के मुतालिक हो, चाहे जमीन अलाट करने हो, चाहे कोई भी इशू है, उस पर जल्द से जुलूस आज जम्मू वाले निकाल रहे, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया बाद में कि ये जो इन्होंने हमें धोखा दिया था वो क्या धोखा था, हकीकत क्या है। अब वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर इनकम्प्लीट है जब तक कि न लद्दाख जम्मू कश्मीर इकट्ठे हो, एक हो जाए। तो अब ये परेशान है, ये इलेक्शन करेंगे ही नहीं कभी। अब इलेक्शन की बारी अगर आएगी पार्लियामेंट में, जब हारेंगे ये, तो इंशाअल्लाह रहमान उस टाइम में बाज़ाब्ता फिर स्टेट वापस दे देंगे, लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो नई पार्टी अपोजिशन में इस वक्त होगी। तो अगर ये तब तक भी नहीं करेंगे तो उस टाइम हम खुद करवा देंगे। देखिए इस वक्त यहाँ सरकार चल रही है, यहाँ गवर्नर साहब राज चल रहा है, आपने खुद बात छेड़ी मीटर्स की। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हड़ताल करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आप पर ये फ़र्ज़ नहीं आयद है, आप पर जिम्मेदारी नहीं है, बस एक लीडर, बस एक बड़ी तंजीम के लीडर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी तंजीम है, आप बस लीडर, आप पर ये जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को उस मुश्किलात से आज़ाद किया जाए? अरे साहब, अगर इस वक्त लोग निकल रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ कि लोग हर किसी मसले में निकले, खासकर औरतें। वैसे तो ये औरतों को भी नहीं बख्शते हैं। अब चूँकि जब पहले औरतें निकलेंगे, फिर मर्द निकलेंगे, फिर लोग निकलेंगे, फिर हम भी निकलेंगे, क्योंकि अगर हम आज निकलेंगे तो ये औरतों को भी पीटेंगे, और औरतों को भी पता नहीं
सेफ्टी एक्ट लगा देंगे कहीं, इनको थोड़ा थोड़ा निकलने दो, तो हम बैठे नहीं हैं। नहीं सर, देखिए आपका कहना सही है। अगर हम यही देखेंगे कि वो उसको ये करेंगे, इसको ये करेंगे, हमारी, मैं बचते अवाम कह रहा हूँ, हमारी जो आवाज़ है ये हमारे लीडरों तक है। जो खान साहब के लोग हैं, कांस्टेंट खान साहब के लोग हैं, उन्हें पता है कि हमारे आगे साबुद्दीन भट्ट साहब हैं, हम अपने मसाइल इसको बताएंगे। आप पर जिम्मेदारी बनती है सर। देखिए मैं बताऊंगा, जिम्मेदारी होती है तब जब कोई सुनने वाला हो। मेरे पास आएंगे गांव वाले, मेरे पास इलाके के लोग आएंगे, हमें जी बिजली नहीं है, हमें जी ये नहीं। अगर मैं डिमांड अफसरों के सामने रखता हूँ, कंसर्न अफसरों के, तो वो पहले तो वो मिलते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें अच्छी तरह से पता है काम कैसे करना है, क्योंकि दे डोंट वांट आवर डिस्टर्ब। वो कहते हैं हमें डिस्टर्ब मत करो, हम विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास, वो आपको भी पता है, मुझे भी। वो ग्राउंड लेवल पर विकास है, वही उनके घर आज सुनहरे बन रहे, सोने की चांदी के, उनकी ये सब कुछ घरों के रंग रोगन हो रहे, तो उनको विकास होने दो। उनका विकास हो रहा है तो हमारी न सुनते हैं और न सुनेंगे। अब क्या है, इसके लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया है अपने इलाके के लिए। मैंने सोलर सिस्टम बनाया है अपने इलाके में, जो मैं 40 पैसा दे दूंगा पावर, जब सोलर सिस्टम वहाँ पर हो जाएगा। एक सोलर प्लांट लगेगा अपने खान साहब इलाके में। वो जगह सिलेक्ट की है, गुजरात की एक कंपनी आई थी उन दिनों जब गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अप्रूव की। डिस्ट्रिक्ट बारामूला, अनंतनाग, बडगाम में से वही एक आयरीगाम के पास एक जगह है कि वहाँ से ये सोलर सिस्टम प्लांट लग सकता है। तो वो है हमारी प्लानिंग। इंशाल्लाह कब तक हो जाएगा? इनकी प्लानिंग ये है कि हमारे पास आबी वसाइल थे, उनके पावर हाउसेस बनाए, वो पावर बाहर भेज दिया। अब हम अगर जुलूस निकालेंगे, रखेंगे सेफ्टी के तहत अंदर, बात खत्म। नहीं, आपका कहना सही है। जो आपने कहा ये सोलर सिस्टम का, ये कब तक इंशाल्लाह हो जाएगा? ये इंशाल्लाह रहमान जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, ये पहले यहाँ पर लागू होगा। गवर्नमेंट आते आते गवर्नमेंट आते आते सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरा कंप्लीट है वो। देखिए सर, अभी तो इलेक्शन की बात नहीं हो रही है कहीं से। कहते हैं कि म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो जाएगा, असम्बली की बात अभी नहीं है। लेकिन तब तक ये जो हमारे बेरोजगार हैं, इनके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? इनके लिए, इनको मैं एक ही बात कहूँ कि डोंट ट्रस्ट अपॉन गवर्नमेंट। अपने टांगों पर खड़े हो जाइए। अपने जो भी, जिसका अगर किसी की खेती है, तो मेरे ख्याल में अगर वो खेती में कुछ काम करे, उसमें सब्जियां उगाए, नए नए ट्रीज़ लगाए, हाई डेंस एप्पल लगाए, वो कश्मीरी मुर्गे फार्म बनाए, वो कश्मीरी गाय या गाय बनाए तो उसका दूध बेचे, तो ये, और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाए। जैसे कि मैंने पारनेवा में फ्रूट, ये कोल्ड स्टोरेज बनाया, फ्रूट मंडी बनाई थी, अभी तक वो चालू नहीं हुई, तो अब तैयार की। तो इस गवर्नमेंट को हो गए 4 साल, 4 सालों में ये अलॉटमेंट नहीं कर पाए जो फ्रूट मंडी मैंने बनाई थी। कितने लोगों को रोजगार मिला होता। वहाँ मैंने इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए ज़मीन निकाली 2 जगह पर, एक जगह बांडरपोरा और दूसरी जगह पारनेवा बोगरू में। तो उस लैंड को भी अभी डेवलप नहीं किया गवर्नमेंट ने, बांडरपोरा का किया। सोच रहे हैं कब से बाहर की फर्म आएगी, उनको हम अलॉट करेंगे ये लैंड, और कश्मीरियों को यहाँ से निकालेंगे। एक बात है, जो दूध पथरी है, ये हिंदुस्तान के नक्शे पर इस वक्त सबसे खूबसूरत जगह है। वहाँ पर जो नाला शालीगंगा बह रही है, क्या उसका पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे? जैसे हम बाहर से पानी लाते हैं, क्या ऐसा कोई मौका नहीं है आप गवर्नमेंट को, जो गवर्नर साहब हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं, ऐसा हो जाएगा ताकि जो हमारे बेरोजगार हैं उनको वहाँ रोजगार का वसीला? उसका मैंने प्रोजेक्ट बनाया। मैंने जो जो काम MLC 1.5 साल में प्रोजेक्ट कुछ बनाए थे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ये नुमाइंदा बन गया था,
تو مجھے پتہ تھا کہ کون علاقے میں ڈسٹرکٹ کو اور اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا. میں نے 700 کروڑ کا پانی کا پروجیکٹ وہاں اپروو کرایا تھا. دودھ پتھری میں جو بالکل سوچل پتھری میں لگا ہے اس کو میں نے ایز اے ٹورسٹ ویو کے لیے بھی استعمال کرنا تھا اور سب ڈسٹرکٹ کو میں وہاں سے پانی دے دوں گا. وہ پلانٹ میں نے وہاں پر شروع کیا تھا, تب سے اس کا کام بند پڑا ہے. ایسی بات نہیں, میں کوئی وہ پچھلے طرح جو ان پڑھ آئے تھے کچھ نمائندے منسٹر بھی بن گئے تھے, یہ بھی تو علاقے کے لیے نہیں کیا اتنا کچھ انہوں نے ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ. میں نے 1.5 سال میں ہی ایسے پروجیکٹ بنائے تھے جن کا سارے ڈسٹرکٹ کو کیا اسٹیٹ کو بھی فائدہ ملتا. ایک دو چھوٹے مسئلے ہیں, اس سے بھی ہمیں روزگار ملے گا. یہ جو دودھ پتھری میں گھوڑے والے ہیں ان کی رجسٹریشن ہوئی ہے 180 گھوڑے والوں کی, جبکہ بہت سارے لوگوں نے رجسٹریشن کے لیے اپنے فارم وہاں پر رکھے ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے جو وہاں کے ہیڈ ہو, چاہے ڈپٹی کمشنر صاحب ہو یا سی او صاحبہ ہو, آپ ان سے یہ بات کریں گے. اور ساتھ ہی جو راستے پر دائیں بائیں وہ چائے کے پیالے دن بھر بیچتے ہیں, ان کے پاس اچھی کوئی خاصی جگہ نہیں ہے. ہاں جگہ ہیں, سڑک کے دائیں بائیں ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے گورنمنٹ ان کو تھوڑی تھوڑی زمین دیں گے تاکہ ان کا روزگار بڑھ جائے اور جو ہمارے بے روزگار لوگ ہیں ان کو کچھ ملے گا؟ میں بتاؤں گا آپ, یہ گورنمنٹ ہے نہیں کہیں, کس کو کہیں گے؟ ٹھیک ہے, اے افسر راج ہے. آپ دیکھ لیجئے آپ کے سیکٹریٹ میں 18 ڈپارٹمنٹ کمشنر سیکٹریوں کے بغیر ہے. اس وقت آپ کا ہائر ایجوکیشن کا کمشنر نہیں ہے, آپ کا یہ ریٹائر ہو گئے سامون صاحب, اس میں سکل ڈیولپمنٹ تو کمشنر ہی کوئی نہیں ہے. آپ کا ایگریکلچر ہارٹی کلچر اس میں 12 ڈپارٹمنٹ ہے. اگر ایگریکلچر کا ہارٹی کلچر کا لیں گے آپ نام 12, ان 12 ڈپارٹمنٹوں میں کمشنر ہی نہیں ہے. کتنے سکل ڈیولپمنٹ میں کمشنر ہی نہیں ہے, اے آر آئی میں کمشنر ہی نہیں. کہاں کس کی بات کر رہے ہیں آپ, کس دنیا میں؟ ارے میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ اٹھو, مت کم ہمت اور بزدل بن جاؤ. یہ آپ کا اپنا حق ہے, آپ کی اپنی سٹیٹ ہے, کسی کے کہنے سے نہیں ہے وہ بن گیا جاگیردار ہندوستان کا. کوئی ایک جماعت جس کا ایجنڈا مسلم کش ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, کشمیریوں کے خلاف ہے, جو چھرا گوپا ان کو یہاں سے بڑی کرپان ٹھوک دو. جس نے وہاں چھوٹے چھرے سے کشمیری کو ذبح کیا, بڑی تلوار اٹھو اور بڑی تلوار سے اس کا جواب دو. آئی مین ناٹ قتل غارت. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارا 370 چھینا, ہمارے فیوچر جنریشن اور فیوچر بچوں کا بھی ہم نے سوچنا ہے. جدوجہد کریں گے امن, ہم کانسٹیٹیوشنلی آپ کو سیٹیں اسمبلی میں کشمیریوں کی رائے جو اسمبلی میں رکھے گا, کشمیریوں کے حقوق جو ضائع ہوئے ہیں, جن حقوقوں کو شب خون مارا ہے کسی نے, وہ حاصل کرنے کے لیے حق کی بات کرے, ان کو چنے, ان کو, تاکہ کانسٹیٹیوشنلی ہم یہ جنگ جیتے, کورٹ کے ذریعے آئینی طور ہم یہ جنگ جیتے, اور میں مطمئن ہوں یہ دونوں طریقوں سے ہم یہ جنگ جیتیں گے. دیکھیے سر, امن ہی زندگی ہے, جہاں امن ہو وہی سکون ہے. ایک بات یہاں سامنے آتی ہے, لوگوں کا ہوتا ہے ساتھ, آواز ہوتی ہے لیڈروں کی. یعنی آپ کے جو لوگ ہیں ان کا آپ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے, لیکن آواز تو آپ کی ہے. ہم آپ سے یہ توقع رکھیں گے, بس ایک جوان, ابھی تو آپ بوڑھے نہیں ہیں, ابھی تو آپ جوان ہیں, صحت مند ہیں. انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھیں گے کہ جو مسائل ہیں, مصائب ہیں, آپ ان کو ضرور آگے لیں گے. اور جو آپ کے لوگ ہیں, جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, یا اس میں پارٹی نہیں دیکھنی ہے, جو بھی لوگ ہیں آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں, ان کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا. انشاءاللہ الرحمن میں لوگوں کے ساتھ ہوں, میں لوگوں کی آواز آگے لے رہا ہوں, آگے چلا رہا ہوں. اب کیا ہے کہ 2 سال ہمیں بند رکھا, جیل میں بند رکھا, کسی کو ہاؤس اریسٹ رکھا, کسی کو ڈفرینٹ جیلوں میں رکھا, اور آج بھی اگر 2 سال کووڈ میں چلے گئے, تو آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بات کی طرف گورنمنٹ کوئی توجہ, یہ افسر شاہی, گورنمنٹ ہے نہیں کہیں, افسر شاہی, افسر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اب کیا ہے کہ ہمیں ایک ہی حل ہے,
हमें एकजुट होके सब नौजवानों को, बुजुर्गों को, औरतों को, मर्दों को इकट्ठे होके कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे होके आवाज़ उठानी है अपने हक के लिए। हम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम राइट्स, अपने हुकूक मांगते हैं, हक की बात करना चाहते हैं, हक हासिल करना जो हक हमें छीना गया। चलते चलते आपसे एक बात है कि आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आप जो हमारे जवान हैं जो इस वक्त मनशियात का नासुर फैला है हमारी सारी कश्मीर में, बाहर भी है लेकिन हम बात करेंगे कश्मीर की, क्या आप क्या कहना चाहते हो अपने नौजवानों से ताकि वो इस नासुर से दूर जाए? नौजवान हमेशा टीन एज होता है, इसको कोई भी किसी भी तरफ रागिब करे, यहाँ से तो उस बेचारे को फ्रस्ट्रेशन है, बालिग बचा हुआ है, घर में बाप का वो जो माहौल देख रहा है, दवाई के लिए बाप को पैसे नहीं, कपड़ों के लिए पैसे नहीं, रोज़गार नहीं, कोई कारोबार नहीं, मुलाजमत नहीं, बेटे ने पढ़ा लिखा है, PhD किया है, वो मैं जानता हूँ मेरे पास कितने आते हैं बेरोज़गार, कितनी डिग्रियां लेकर। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। हाँ, दोष है इस अफसरशाही का, इतने लिस्ट निकाले, सब का इन्होंने कहा कि उसमें चोरियां हुई थी। अरे अब अगर चोरियां हुई थी, असली लिस्ट आप निकालो। अगर आप कहते हो कि हम ईमानदार हैं, हम ये हैं वो है, तो अगर नकली लिस्ट आपने पकड़ा, असली तो निकालो, वो भी नहीं निकाल रहे। और एजेंसीज के ज़रिए उनको मंशात की तरफ रागिब कर रहे ताकि ये कश्मीरी नौजवान दिन ब दिन जलील हो जाए, कश्मीरी जलील हो जाए, कश्मीर में इकनॉमिक क्राइसिस हो, कश्मीरी भीख मांगना चाहे। ये इस प्रेजेंट अफसरशाही का एक मैनिफेस्टो है। बाकी ये गलत है। टीवी को, प्रेस को पैसे देकर, अखबारों को पैसे देकर ये निकलवाना विकास विकास विकास। अब तो ये कान थक गए हैं विकास सुनते। मुझे विकास कहीं दिखाई नहीं देता। अगर आपको मिलेगा कहीं विकास, मुझे भी दिखाना, हो सकता है मुझे गलत फहमी हो। चलिए, आज तो हमारे सियासी खिलाड़ी थे, कोई गैर नहीं थे, ऐसी शख्सियत थी जिनका अपना एक नाम है, वो थे जनाब शहाबुद्दीन भट्ट साहब। तो हमने उनसे बात की, इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी, लेकिन शर्त एक है, जो हकीकत न्यूज़ नेटवर्क और SB न्यूज़ है, आप इनको सब्सक्राइब कीजिए और रोज़मर्रा के हालातों से बाखबर रहे। शहाबुद्दीन भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत।